12th और बुक का नाम है फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन से हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, जिसमें से हम हाफ चैप्टर मॉर्निंग शिफ्ट में या नून शिफ्ट में हम कवर कर चुके हैं। चैप्टर का जो हमारा नेम है वो है हमारा फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स फॉर CWSN। CWSN सॉरी CWSN refers for the चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जहां हम ऐसे बच्चों के बारे में देखते हैं जो स्पेशल नीड्स से रिलेट करते हैं। यहाँ हम डिसेबिलिटी वाला टॉपिक कवर कर चुके हैं, उसके कॉजेस कवर कर चुके हैं। अब हम डिसऑर्डर कवर करेंगे। डिसऑर्डर में से भी हमने एक डिसऑर्डर कंप्लीट कर लिया है जो हमारा था अटेंशन का डिसऑर्डर। अब ये रहा हमारा डिसऑर्डर, देखिए ये रहा हमारा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर ADHD हम कवर कर चुके हैं। नाउ अब इस वीडियो के अंदर, अब इस टॉपिक में हम लोग इसके आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, यहाँ हम देखते हैं कि ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है इन विच सेंसरी इंफॉर्मेशन इज नॉट एक्सप्रेस प्रॉपरली, जहां पर सेंसरी इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस नहीं की जा सकती है। द ब्रेन हैज डिफिकल्टी, ब्रेन को डिफिकल्टी होती है कोई भी मैसेज को रिसीव करने में या किसी मैसेज को रिस्पॉन्ड करने में। मैंने अगर आपसे कोई बात कही है, उस मैसेज को आपके ब्रेन तक रिसीव करने में डिफिकल्टी होगी, या फिर जब आप रिस्पॉन्ड करोगे मुझे तो आपको डिफिकल्टी होगी। दैट इज कॉल्ड द SPD, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ठीक है। दैट कम्स इन थ्रू द सेंसेस, जो हमारे सेंसेस के थ्रू आ रहे हैं। SPD अफेक्ट चिल्ड्रंस हैज डिफिकल्टी इन एक्टिविटीज। SPD वाले जो बच्चे होते हैं उनको क्या क्या डिफिकल्टीज देखने को मिलती है? इट इज जस्ट लाइक द रीडिंग और बुक। हमें यहाँ पर किसी भी तरीके की रीडिंग को देखने में डिफिकल्टी होती है। राइडिंग अ बाइसिकल, हम यहाँ पर बाइसिकल चलाते हैं तो भी हमें डिफिकल्टी होती है। हमें नहीं पता होता कि एक्यूरेट पोजीशन या फिर कौन सी एक्यूरेट डायरेक्शन के अंदर सेंसेशन हमारी जरूरी है। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में अफेक्ट अ सेंस सच एज, इसमें हमारे सेंसरी, व्हाट इज कॉल्ड द सेंसरी प्रोसेसिंग। तो सेंस ऑर्गन्स हमारे कौन कौन से होते हैं बेटा? सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे 5 सेंस ऑर्गन, ठीक है, जिसमें हमारा आईज, नोज, ईयर, टंग, स्किन आता है, ठीक है। तो हम बेसिकली आईज से क्या करते हैं? देखते हैं, तो दैट इज द सी, ठीक है। स्किन से क्या करते हैं? टच या फील करते हैं, ठीक है। और टंग से क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। ऐसे हेयरिंग से हमारा ईयर रिलेट करेगा, समझ रहे हो? तो हमारा मूवमेंट भी आएगा। दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर कैन बी मैनेज बाय ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ये डिसऑर्डर किस के अकॉर्डिंग मैनेज करा जा सकता है? ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अकॉर्डिंग मैनेज करा जा सकता है। एंड ये हमारा किसकी तरह है? जैसे हमारा ADHD था, उसमें भी हमें थेरेपी चाहिए। डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए थेरेपी चाहिए ताकि आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सको। जैसे हमने यहाँ क्या देखा था? यहाँ पर बिहेवियर चेंज होना चाहिए ADHD के अंदर, ठीक है। अब देखिए इसके सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। पुअर कोऑर्डिनेशन एंड बॉडी बैलेंस, हमारा कोऑर्डिनेशन ही नहीं बैठेगा। मतलब मैं आपको कुछ और कह रही हूँ और सामने वाला सुन कुछ और रहा है। जैसे हमने लास्ट एग्जांपल, हम अभी तक राजू को पकड़ के चलते आ रहे हैं, ठीक है। मैंने राजू को कुछ बात कही, राजू को मैंने बोला जाके पानी लाके देना मुझे, राजू मुझे लाके कुछ और दे रहा है ना। फिर है हमारा ओवर सेंसिटिविटी, हम ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं। मतलब हर थोड़ी देर के अंदर अगर आपको कोई कुछ बोल भी रहा है, मतलब राजू को कोई इंसान कुछ बोल भी रहा है, तो राजू को कैसा लगेगा? वो उस पर शाउट कर रहा है ना। तो ये ओवर सेंसिटिव होने का नतीजा है। टेंडेंसी नॉट टू रिस्पॉन्ड और एक्सट्रीम, यहाँ पर है कि हम सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। किन चीजों के लिए सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते? हम यहाँ पे फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, नॉट द फीलिंग्स, नॉट आर इमोशन। अब मैं यहाँ पर फीलिंग मतलब जो टचिंग वाला फील होता है वो उसकी बात कर रही हूँ। जैसे हीट, कोल्ड, पेन, ये हम इन सब चीजों को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाते। जब एक्सट्रीम पर हो जाती है तब भी हमें नहीं पता लग पाता, ठीक है। कॉजेस क्या हो सकते हैं? ये जेनेटिक भी हो सकता है, ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ चाइल्ड कॉम्प्लिकेशंस आए हो बच्चे के पैदा होने पर तब भी हो सकता है, या ब्रेन स्टीम रीजन के अंदर कुछ हुआ हो, दिक्कत हुई हो, या लो बर्थ वेट हुआ हो, उसकी वजह से भी दिक्कत आती है। ओपोजिशनल डिफेंट डिसऑर्डर, ठीक है, ODD हमें देखने को मिलता है। गिव मी अ सेकंड। यस, हमें क्या देखने को मिलता है? ODD देखने को मिलता है। व्हाट इज ODD? दिस इज द डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर डिसऑर्डर एंड इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेंटल हेल्थ
फाउंड इन द चिल्ड्रन, हम यहाँ पर किससे रेफर करेंगे इसे, हम रेफर करेंगे मेंटल हेल्थ, और वो भी किस में देखेंगे बेटा, चिल्ड्रन में देखेंगे, किड्स में देखेंगे। ठीक है, मेंटल हेल्थ किस में देखने को मिल रही है हमें, चिल्ड्रन में देखने को मिल रही है, किड्स में देखने को मिल रही है। एंड ओडीडी अफेक्टेड चाइल्ड अपोजेस अदर, जहां हम देखते हैं एक बच्चा अगर ओडीडी से अफेक्टेड है तो वो रिस्पॉन्ड ही ओपोजिट करेगा, बिकम्स एंग्री, वो हमेशा गुस्से में रहेगा, इरिटेट करेगा और आर्ग्यू करेगा। सच चिल्ड्रंस डिस्प्ले एंग्री आउटब्रस्ट हैव हार्ड टाइम्स इन कंट्रोलिंग एंड देयर एग्रेशंस। वो क्या बोल रहा है कि कितना कभी कभी एग्रेशन हो जाएगा कि हमारे को बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि उसका एग्रेशन या उसका जो हाई टेम्परामेंट है उसको नॉर्मल करने में, उसको कूल डाउन करने में। दे डिफाई अथॉरिटी और पेरेंट कंटिन्यूसली, स्पेशली व्हेन दे आर हंग्री, अंडर स्ट्रेस और टायर्ड। ये हमें क्या दिखाता है, पेरेंट्स या फिर जो अथॉरिटी है, स्पेशली ये सब चीजें कम यहाँ पर सिम्टम्स आपको बेसिकली देखने को मिलते हैं कि जब वो बच्चा स्ट्रेस में हो, टायर्ड हो, समझ रहे हो, ये सब चीजें देखने को मिलती है। दे हैव लो सेल्फ स्टीम, उनके पास सेल्फ स्टीम क्या होगी, बहुत ज्यादा लो होगी रादर देन द अदर नॉर्मल किड्स। दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर कैन बी मैनेज बाय काउंसलिंग। ये किस तरीके का डिसऑर्डर है, ये देखो पहली बात तो ये किसी भी तरीके का कोई भी डिसऑर्डर होगा वो हमेशा आपका काउंसलिंग और थेरेपीज के थ्रू ही ठीक हो सकता है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज द मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो पहली वही चीज, काउंसलिंग चाहिए, फैमिली थेरेपी चाहिए, सोशल स्किल ट्रेनिंग, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को डिसऑर्डर है, हम देख रहे हैं क्योंकि राजू को डिसऑर्डर है या फिर राजू को डिसेबिलिटी है, इस वजह से उसे क्या चाहिए, सोशल स्किल्स नहीं है उसके अंदर, तो वो दूसरों से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है ना। अब 24 घंटे तुम किसी से गुस्से से बात करोगे तो कोई आपको पसंद ही नहीं करेगा। तो दैट इज द पॉइंट कि चीजों को नॉर्मल करने के लिए सोशल स्किल्स होना जरूरी है। ठीक है, अब तुमने बोला राजू से, राजू पानी ला, तो राजू तुम्हें कह रहे हो ले फेंक के मारो तुम्हारे मुंह पे ग्लास, ऐसे नहीं होता ना। ठीक है, तो ये सब काम नहीं हो सकते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं कि फ्रीक्वेंट आउटब्रस्ट ऑफ एंगर, बहुत जल्दी जल्दी हमें क्या आ रहा है बेटा, गुस्सा आ रहा है। रिफ्यूजल टू कॉम्प्ले विद द रिक्वेस्ट, हम कोशिश कर रहे हैं, वो रिफ्यूज करने की कोशिश करता है, उसकी रिक्वेस्ट बार बार रिफ्यूज कर दी जाती है। जैसे राजू ने बोला कि मैं आपको पानी तब लाके दूंगा जब आप मुझे कोल्ड ड्रिंक लाके दोगे। ठीक है, राजू ने टर्म्स एंड कंडीशन सेट कर दी, ये नहीं होता है, समझ रहे हो आप। जैसे वही सेम अगेन चीज, राजू ने बोला कि नहीं मैं तो चॉकलेट ही खाऊंगा, आज मेरे को चॉकलेट ही चाहिए, और चॉकलेट भी मैं, आज मैं कैडबरी से मेरा काम नहीं चलने वाला भाई, आज तो मुझे 5 स्टार चाहिए, नहीं तो मुझे फरारो रोस्टर चाहिए। अब आपने उसकी चीजों को रिफ्यूज करा है, उसकी डिमांड्स को रिफ्यूज करा है, देन ही विल एंग्री, फिर वो दोबारा गुस्सा होगा। ठीक है, एक्ट इन अ वे टू अनॉय अदर्स, फिर और वो एक टाइम बाद ऐसा आएगा राजू ने सबको अनॉय करने लग जाए। अनॉइंग किड्स देखे जो हमेशा सामने वाले को परेशान करते हैं, अपनी ऊट पटांग हरकतों से राजू कभी ना कभी किसी को दिक्कत करता है, टेंडेंसी टू ब्लेम अदर, जो सब चीजों के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं। ठीक है, ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चे जो देखते हैं नहीं आप में गलती थी, आपको दिक्कत थी, आपने नहीं सोचा, वो सब चीज वो ब्लेम या वो मिस्टेक को हैंडल करना ही नहीं चाह रहे। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन और रिवेंजफुल एटीट्यूड, उनमें हमेशा फ्रस्ट्रेशन भरा रहता है, मेरे तो सुनी नहीं जाती, मैं क्यों करूं, ऐसा वाला एटीट्यूड। कॉजेज बायोलॉजिकली और इनहेरिटेंस, हाँ जी ये हमारा बायोलॉजिकली और इनहेरिटेंस हो सकता है, हमें हमारे पूर्वजों से, मतलब हमारे माँ बाप से, या फिर हमें हमारे एंसेस्टर से ही मिल सकता है, हो सकता है कैसे, जैसे मान लो कि मेरे फादर का गुस्सा तेज है तो इसलिए मेरा गुस्सा भी तेज है, ये इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है, समझ रहे हो, ये ट्रेट है। ठीक है, डिस्टर्ब्ड फैमिली लाइफ, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है, मतलब बच्चा जो देख रहा है वो फैमिली में उसकी एज में देखना नहीं चाहिए बच्चे को, 24 घंटे कलेश देख रहा है, ठीक है, और गाली गलौज देख रहा है और कोई किसकी वैल्यू नहीं कर रहा, तो इससे बच्चा चीजों को फ्रस्ट्रेट हो रहा है। ठीक है, सारा फ्रस्ट्रेशन, हम बड़े लोग हैं, बच्चा जब हमारी नहीं सुनता है, बच्चा हमसे किसी चीज की जिद करता है तो हम लोग ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट है, हमारा फ्रस्ट्रेशन छोटे बच्चों को निकल जाता है, ये कहानी होती है। ठीक है, नेग्लेक्टेड एंड अब्यूसिव लाइफ, यस आई अगेन टेल यू कि उसे नेग्लेक्ट करा जाता है, अबे चल ना तू तो ऐसा ही है, छोड़ ना, तुझसे क्या बात करनी, इसको तो कुछ समझ ही नहीं आने वाला, इसका क्या ही चक्कर है, ऐसे वाली चीज, अब्यूसिव लाइफ, गाली गलोच। ठीक है, हार्श डिसिप्लिन, कभी कभी हार्श डिसिप्लिन भी इसका कारण बनता है, मतलब आप बच्चे को बोल दिया गया, राजू को बोल दिया गया राजू 6 बजे उठना है, और वो कह रहा है मेरी छुट्टियां पड़ गई हैं मम्मी, मम्मी भी लाइक 6 बजे उठना ही है, उठ उठ 6 बजे, तो ये वाला हार्ड डिसिप्लिन।
फिर नेक्स्ट है हमारा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम ऑर्डर, ये हमारा क्या होता है, ASD। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट डिसऑर्डर, ये कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट डिसऑर्डर है दैट अफेक्ट द नॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट, जो हमारे नॉर्मल ब्रेन को अफेक्ट करता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर रेफर्स टू अ रेंज डिफिकल्टीज चाइल्ड फेस, जहां बच्चे के जो भी चाइल्ड है उसके फेस पर हमें डिफिकल्टीज देखने को मिलती हैं। दीज इंक्लूड डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन, जहां बच्चा कम्युनिकेट नहीं अच्छे से कर सकता है। इंटरेक्शन विद द पीपल, लोगों से बातचीत नहीं कर पाएगा सही से, मतलब राजू कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा। रिपीटेटिव बिहेवियर, वो चीजों को दोबारा दोहराएगा, अगेन एंड अगेन दोहराएगा मना करने के बावजूद भी, ठीक है। जस्ट लाइक मैं आपको बताती हूँ, कुछ बच्चे होते हैं जब दो लोग या बड़े लोग या कोई भी जो कॉमन कम्युनिकेशन चल रहा होगा, वहां राजू बीच बीच में जा जाके बड़ों के मुंह के आगे घूम रहा है, उसको मना करा जा रहा है, नहीं आप बैठिए, आप मत करिए, ऐसे नहीं करना है, पर राजू नहीं सुन रहा है। ये है कि वो रिपीटेडली सेम टास्क कर रहा है बिना आपकी बात को माने। दिस डिसऑर्डर कैन बी रिड्यूस सम एक्सटेंट बाय मेडिटेशन और बिहेवियर थेरेपी, ये डिसऑर्डर आपकी बिहेवियर थेरेपी के थ्रू ठीक करा जा सकता है या फिर मेडिटेशन के थ्रू ठीक किया जा सकता है, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स क्या है, दे कैन अवॉइड आई कॉन्टेक्ट, ये बच्चे आई कॉन्टेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि इन्हें पता है इनकी मिस्टेक्स होती हैं और ये मिस्टेक्स होने के कारण चीजों को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। रिपीट सेम एक्टिविटी अगेन एंड अगेन, वापस वही एक्टिविटी रिपीट करते हैं अगेन एंड अगेन। दे आर वेरी सेंसिटिव टू टेस्ट स्मेल और साउंड, वो बहुत सेंसिटिव खुद को प्रिटेंड करते हैं कि हम बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, आपने हमें कह दिया ऐसे नहीं करना चाहिए। दे हैव डिफिकल्टीज इन एक्सप्रेसिंग देयर नीड्स एंड इमोशन, उनको डिफिकल्टी देखने को मिलती है क्योंकि उनके नीड्स और इमोशन को सही से टैकल आउट नहीं किया जा रहा है। दे डोंट लाइक टू एम्बेरस, उनको एम्बेरस होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है, इसलिए उनको बार बार गुस्सा आ रहा है। कॉजेस जेनेटिक हो सकता है, ड्रग्स और टॉक्सिन, बच्चों को ज्यादा ड्रग्स दिए जा रहे हैं या टॉक्सिन दिए जा रहे हैं, अब नॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट और ब्रेन सही से डेवलप नहीं हुआ है। नेक्स्ट इज OCD, ऑब्सेशन कंपल्शन डिसऑर्डर, ये तो तुमने नॉर्मल नाम सुना ही होगा। इसमें हम अनवांटेड थॉट्स को रिपीटेडली सोचते रहते हैं, दैट इज अ मेंटल डिसऑर्डर। बाकी चार जो थे वो हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, ठीक है। दिस इज द मेंटल डिसऑर्डर, ये एक अकेला है जो मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है। दिस इज अ मेंटल डिसऑर्डर दैट ब्रिंग रिपीटेड अनवांटेड थॉट्स, जो चीजें हुई नहीं है हम उसके बारे में सोचे जा रहे हैं फालतू में। दैट अकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल गेट्स कॉट लाइफ साइकिल ऑब्सेशन एंड कंपल्शन, जैसे एग्जांपल मानो, ठीक है, अब मैं इंडिविजुअल हूं, मैं सोच रही हूँ अरे यार इसके बाद ना मेरी 6 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मुझे उस पर साइन करने है नहीं, समझ, अनवांटेड थॉट्स, मेरी 6 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मेरे को उस पर साइन करना है, अब मैं 6 करोड़ की अब होनी भी तो चाहिए तभी तो साइन करोगे ना, ठीक है। ये क्या है, फालतू के थॉट्स हैं, तो ये क्या मेंटल डिसऑर्डर है। फॉर एग्जाम्पल, अब इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, अ पर्सन में फियर दैट ही इज कंटेमिनेटेड बाय जर्म्स इन हैंड, सो एक आदमी को लगता है या एक व्यक्ति को लगता है कि उसके हाथ में जर्म्स आ गए हैं, ही वॉश हिज हैंड्स अगेन एंड अगेन, वो अपने हाथ दोबारा धोता रहेगा। दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर, ये काउंसलिंग और मेडिटेशन से ही होता है। आपने बहुत लोग देखे होंगे, बहुत ज्यादा लोग देखे होंगे, 90% लोग OCD से दिक्कत वाले होते हैं। देखोगे एक घर में आप ये नहीं बोल सकते कि कोई व्यक्ति आपके सामान को ठीक रख रहा तो उसको OCD है। OCD वाला व्यक्ति क्या करेगा, जैसे मैं आपको बताती हूँ, वो ना बहुत ज्यादा अरेंज्ड पर्सन होगा। अरेंज्ड पर्सन समझते हो कि मैंने ना बाथरूम का मैट सीधा रखा है, अगर कोई गेस्ट आया तो मैट गलती से पोंछते पोंछते पैर टेढ़ा कर गया, उसको OCD है। आप समझ रहे हो, एक पर्सन को जो जिसके घर में गेस्ट आए हैं, राजू के घर में, राजू जाएगा बाथरूम के मैट को देखेगा, वो टेढ़ा है तो ये नहीं देखेगा मुझे कैसे टैकल करना है गेस्ट को, वो देखेगा मैट सीधा कैसे होगा, उसके लिए मैट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये OCD का सिम्टम है, समझ रहे हो। उसका खुद का एक मेंटल डिसऑर्डर है कि मेरी रखी रखाई चीज को या मेरे रेंज या अरेंजमेंट्स के अंदर किसी ने डिस्टर्बेशन क्रिएट करी है, ये है, ठीक है। अब देखो इन्होंने यहाँ पे दिखा भी रखा है, रिपीटेटिव बिहेवियर। सिम्टम्स क्या है, इन एबिलिटी टू चेक थिंग्स रिपीटेडली, हम चीजों को रिपीटेडली चेक करते हैं और इससे हमें क्या देखने को मिलता है, हमें समटाइम्स ये भी लगता है, जो OCD वाले पर्सन होता है कि वो भूल जाएंगे कि ये काम रह गया है, ठीक है। तो उनको ये भी लगता है इनएबिलिटी टू फोकस वन स्पेसिफिक मैटर, मैं वही बता रही हूँ कि उनका फोकस एक जगह नहीं रहता, बिल्कुल भी नहीं रहता OCD वालों का। कंसिडरिंग देयर ओन थॉट्स
टू बी अनप्लीजेंट, वो खुद के ही थॉट्स को अनप्लीजेंट समझते हैं। उन्हें पता है, मतलब आई मीन टू से कि राजू को पता है कि भी गेस्ट ज्यादा जरूरी है, पर जस्ट बिकॉज जो ओसीडी है, उसका मेंटल डिसऑर्डर क्या कह रहा है, नहीं जाके बाथरूम का मैट ठीक करके आना है। राजू के जीवन में गेस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं है, उसके जीवन में बाथरूम का मैट है। ठीक है, कॉजेज जेनेटिकली हो सकता है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन, हाँ जी, उससे चीजें मैनेज नहीं हो रही, उसे ऐसा लगेगा राजू को कि यार इतने सारे गेस्ट आ गए कि मेरा इंप्रेशन खराब ना हो जाए, ये स्ट्रेस है। मैंने आपको बताया था स्ट्रेस वाले चैप्टर में कि कुछ लोगों के जीवन में पानी की टंकी क्यों नहीं भरी, बोतलें खाली क्यों है, इतना सही स्ट्रेस है। तो ऐसे राजू के जीवन में भी सडन लॉस ऑफ समवन डियर, अचानक से किसी चीज का लॉस हो जाना, जो चीज आपको बहुत दिल के करीब थी। अब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो एक व्यक्ति भी हो सकता है, वो एक जानवर भी हो सकता है, वो कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए उनके पौधे भी, टेडी बियर भी, सॉफ्ट टॉयज भी, कप्स मग्स भी बहुत पास होते हैं। तो उस चीज का खत्म होना। डिसेबिलिटी एटिकेट्स, डिसेबिलिटी एटिकेट्स क्या होते हैं पहले हम वो देखेंगे। ये रहे, हमें डायरेक्ट यहीं से पढ़ना है कौन कौन से डिसेबिलिटी एटिकेट्स होते हैं। ये 14 एटिकेट्स दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है। वन शुड वन शुड ऑफर कॉमन ग्रीटिंग, सबसे पहले कॉमन ग्रीटिंग देखने को आपको मिलेंगे। विशिंग गुड बाय, शेकिंग द हैंड्स, एक दूसरे से हाथ मिलाना, ठीक है। कम्युनिकेट डायरेक्टली टू द पर्सन, डायरेक्ट पर्सन से आप कम्युनिकेट करो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज इस्तेमाल करने के अलावा। जैसे हम बोलो आ जाओ, नहीं बात करनी, ऐसे करना है, तो ये क्या साइन लैंग्वेज, ये हरकतें मत करो। तुम्हें जिससे बात करनी है उसे डायरेक्ट कट टू कट बात करो, ठीक है। वाइल एड्रेसिंग अ पर्सन विद डिसेबल ऑलवेज पुट द फर्स्ट रादर देन द सेम डिसेबल पर्सन, आप सामने वाले को सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन पे रखो रादर देन द डिसेबल पर्सन। सेइंग डिसेबल मतलब आप उसे कुछ भी और तरीके से कह सकते हैं, है ना। आज के टाइम पे मैं जैसे आपको एक एग्जांपल बताऊं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम थर्ड जेंडर को डिनोट करते हैं, ठीक है। क्या क्या देखने को हमें मिलता है, थर्ड जेंडर। मैंने अभी आपको क्या नाम लिया है, थर्ड जेंडर। मैंने आपको ये नहीं बोला कि वो गे होगा, लेस्बियन होगा, या वो कॉमन भाषा में जैसे बोलते हैं छक्का या हिंजड़ा होगा, समझ रहे हो। ये मैंने आपको नहीं बोला, ये उसकी डिसेबिलिटी नहीं है, मैं आपको एक कॉमन बात बता दूं। उसको किसी और तरीके से मैंने क्या यूज करा है, थर्ड जेंडर। ऐसे ही आप किसी डिसेबल को ये नहीं बोल सकते तुम लंगड़े हो, ओ लंगड़े इधर आ आप ऐसे नहीं बोल सकते हो, ठीक है, वरना वो और ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाएगा, ठीक है। While communicating with a person having hearing impairment, ensure that there no background noise. आप ये बात समझो कि उसके पीछे या आगे कोई भी जिसको सुनने में दिक्कत है, उसके आसपास कोई भी शोर शराबे वाली चीज ना हो। एक तो सुनने में वैसे दिक्कत, पीछे से उसको शोर आ रहा हो, तुम्हारी बात का खाक सुनेगा वो, समझ रहे हो। डू नॉट शाउट, आप बिल्कुल भी शाउट नहीं करेंगे। हम समझते हैं राजू ही है वो व्यक्ति, राजू कोई बीमारियां हो रही है सारी, ठीक है। राजू बिल्कुल ऐसा हो चुका है कि उसको ये दिक्कतें आ रही है, ठीक है, डिसेबल हो चुका है। तो हम राजू पर ज्यादा चीख चिल्ला नहीं सकते, ठीक है। क्यों चीख चिल्ला नहीं सकते भैया, वो बेसिकली आपकी लिप रीड करते हैं। जो भी व्यक्ति इस कंडीशन से डिसेबिलिटी से गुजर रहा होता है, वो बेसिकली आपके क्या करता है, आपके लिप मूवमेंट पढ़ता है। जैसे मैं आपको बताऊं, अच्छा आप हम लोग मोस्ट प्रोबेबली एक गेम देखते हैं ना, जहाँ पे सामने वाले के कानों में हेडफोन्स लगा दिए जाते हैं, काइंड ऑफ दमशराज उसको बोलते हैं कि ये पहचानो कौन सा शब्द है ना। ये वैसा ही है कि वो लोग लिप रीडिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज वाइल्ड While communication with a person have learning disability, always speak politely. आपको हमेशा कैसे बोलना है बेटा, उसके साथ polite behavior करना है, स्लो जाना है। डोंट यूज अ कॉम्प्लेक्स वर्ड, आपको उसके साथ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना। लिसन केयरफुली, आपको जो डिसेबल पर्सन है उसको अच्छे से सुनना है। बी वेरी अटेंटिव, आपको बहुत ज्यादा अटेंटिव होना है, पेशेंस रखने हैं, ठीक है। और अपनी जो स्पीच है, आई एम टॉकिंग अबाउट आर स्पीच। स्पीच का मतलब ये नहीं है जो हम स्कूल में स्टेज पे खड़े होकर देते हैं, स्पीच का मतलब है जो हम बोल रहे हैं सामने वाले से, उस स्पीच को आपको क्लियर, स्लो और पोलाइट रखना है, ताकि सामने वाले को लगे हम उसमें चढ़ नहीं रहे हैं राशन पानी लेके। ऑलवेज अलाउ
द पर्सन विद स्पीच डिसेबल टू कंप्लीट सेंटेंस हिमसेल्फ। हमेशा कोशिश कीजिए कि जिसकी स्पीच खराब है या किसी को कोई दिक्कत है तो वो सबसे पहले अपना सेंटेंस पूरा करे। जैसे हमें पता है राजू को दिक्कत हो रही है, राजू बोल नहीं पा रहा है, हम बोल राजू हमसे कोई चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम बोल रहे चल छोड़ना है मैं समझा, क्या होगा इससे, सेल्फ स्टीम और मरी बड़ी राजू की और खत्म हो जाएगी। तो ये काम नहीं करना है हमें, ठीक है। पीपल विद विजुअल डिसेबिलिटी आर नॉट एबल टू सी योर गेस्चर। अच्छा, जो लोग देख नहीं सकते वो क्या करेंगे, वो सिर्फ आपको सुनते हैं। तो हमें उनके सामने कैसा बिहेव करना है, उनको हमें चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। आप समझ रहे हो, जैसे मैंने आपको, अगर राजू देख नहीं पा रहा है, मैं कैसे बताऊं उसे कि सामने वाला जो पिलो है या जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कैसा है दिख रहा होगा। मैं उस ऑब्जेक्ट को उसको ट्रेड या करेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी। कैसे बताऊंगी जी, जैसे मान लो मेरे सामने एक फ्लावर पॉट रखा है, मैं कैसे बताऊंगी ये फ्लावर पॉट ना भूरे रंग का है, ठीक है, ये थोड़ा लंबा है, ठीक है, इसके ऊपर ना ऐसी हार्श लीव्स आ रही हैं, सॉफ्ट लीव्स भी हैं, ऐसे तरीके की लीव्स है। ऑलवेज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, उनके सामने खुद को इंट्रोड्यूस करिए। वाइल टॉकिंग टू अ पर्सन व्हील चेयर इन फ्रंट ऑफ हिम मेंटेन आई कॉन्टैक्ट। एक चीज ध्यान रखिए, जब भी आप किसी व्हील चेयर पर्सन से बात कर रहे हैं, तो किसी भी डिसेबल पर्सन से बात कर रहे हैं, व्हील चेयर पर्सन से बात कर रहे हैं, तो आप उससे आई कॉन्टैक्ट बना के रखेंगे ताकि उसे रिलैक्स मिले। आई कॉन्टैक्ट बनाना है, आंखों से घूरना नहीं है उसे कि ओ तेरे तो लग गई, ये काम नहीं करना, ठीक है। इफ द कन्वर्सेशन विद द व्हील चेयर इज लास्ट लॉन्गर, ज्यादा बड़ी है, अगर लंबी है ज्यादा कन्वर्सेशन, तो घुटनों पे बैठिए, क्योंकि वो व्यक्ति व्हील चेयर पे, वो खड़ा ही नहीं हो सकता, नहीं वो चल ही नहीं सकता, आपको नीचे आना पड़ेगा। उससे देखने का और उसे कंफर्टेबल कराने का ये एक तरीका है, ठीक है। ऑलवेज आस्क अ पर्सनल क्वेश्चन, हमेशा कोशिश कीजिए कि आप सामने वाले से उसके पर्सनल क्वेश्चंस के ऊपर कभी सवाल ना करें। मतलब एक तो राजू का पैर टूट गया, उसे दिख के नहीं रहा, ठीक है, और तुम राजू से पूछो बता तेरे लगी कैसे थी, राजू अपने उस जोन में चला जाएगा, भाई उसे तो वहां से ठीक कर रहे हैं ना हम वापस, तो उसको वापस भेजना क्यों उस जोन में, ठीक है। अब एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, क्या क्या एडवांटेजेस रहेंगी, वो ये रही, हम डायरेक्ट एडवांटेजेस पे आएंगे। इम्प्रूवमेंट इन फिजिकल हेल्थ, अगर हम उनसे सही तरीके से कम्युनिकेट करेंगे तो उनकी फिजिकल हेल्थ क्या होगी, इम्प्रूव करेगी। उन्हें फिजिकल एक्टिविटीज में लाना होगा ताकि उनका फंडामेंटल डेवलपमेंट हो सके, मोटर स्किल्स बढ़ सके। कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज। अब मान लीजिए जो व्यक्ति व्हील चेयर पे है वो पूरा टाइम बैठा हुआ है, तो मोटा तो होगा ना बेटा। अब वो व्यक्ति मोटा होगा तो उसे बीमारियां, दिल से रिलेटेड बीमारी और उसके कमर का दर्द और उसके पैरों का दर्द, ये सब होना लाजमी है ना। तो ये सब चीजें हमें देखना है, हमें उसका बॉडी का इम्प्रूव करना है, इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट इज, हमें देखो आप क्या काम करना, जब ये वाला टॉपिक आए, कौन सा वाला, चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड एडवांटेजेस में, सिर्फ इसके बुलेटिन पॉइंट्स जो मेन पॉइंटर्स हैं हमें वो याद रखने। इम्प्रूव सोशल स्किल, सोशल स्किल्स बढ़ाने, कैसे बढ़ाएंगे, हम उससे फिजिकल एक्टिविटीज कराएं, उसके नए दोस्त बनवाएं, उसको कोई क्लब ज्वाइन करा दे, फ्रेंड्स क्लब ज्वाइन करा दे, ठीक है, उसको पार्क लेके जाया जाए, ऐसे तरीके की। इम्प्रूव इन मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ इंक्रीज कराई जाए, इम्प्रूव कराई जाए, ताकि उसको कंसंट्रेट करने में दिक्कत ना, मेडिटेशन कराया जाए, ठीक है। इम्प्रूव्ड इन साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल हेल्थ, उसको एनजाइटी, डिप्रेशन और रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह कराएं ताकि उनको ये सब चीजें हटे। एक व्यक्ति रेगुलर एक्सरसाइज करेगा तो वो 4 लोगों से मिलता है, हम जिम जाते हैं तो 4 लोगों से मिलते हैं ना, जिम के ट्रेनर से ही मिलते हैं, सामने वाली लड़की को भी देखते हैं, पीछे वाले लड़के को भी देखते हैं, दोस्त से मिलते हैं, है ना। इतनी खुशी क्यों होगी जिम में जाकर, है। तो आपने लाइन बोली उससे हाँ तो यही होता है, हमारे इमोशनल डिस्टरबेंस एकदम से सामने आ जाते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, लड़कों के साथ लड़कों वाले आ जाते हैं, लड़कियों के साथ लड़कियों वाले आ जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही आपको डिसेबल पर्सन के साथ भी देखना है, क्योंकि भाई राजू भी तो डिसेबल है, उसकी भी तो फीलिंग्स होंगी ना, है ना। तो उसको इमोशनली हेल्प, उसको ठीक रखना है, उसको बोलना चल तू डिप्रेशन में मत आ, हम लोग ऐसे नॉर्मल एक्सरसाइज क्लब ज्वाइन करते हैं, हम दोनों साथ में मिलके फ्रेंडशिप करेंगे, ठीक है। तो रिड्यूस द रिस्क ऑफ हेल्थ कॉम्प्लिकेशन, हमें हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस को, रिस्क जो भी होता है उसे हमें कम करना है। जैसे
राजू को ब्लड प्रेशर है, अब राजू क्या करेगा? ब्लड प्रेशर से रिलेटेड तुम्हें बीमारियां पता है, उसे कैसे कैसे ठीक कर सकते हैं, तो वो आप बता देना उसे, ठीक है? जैसे राजू की नींद खराब हो गई है जी, नींद ठीक करो, उसको टाइम से सिखाओ, ठीक है, कि हाँ भाई टाइम से सो जा, ऐसे कर ले वैसे कर ले। इम्प्रूवमेंट इन बिहेवियर, कॉम्बिनेटिव बिहेवियर ठीक करो। अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में, तो मैं कॉमन चीज बता दूं, कोई भी तरीके का डिप्रेशन हो, किसी भी तरीके का डिप्रेशन हो, वो बातचीत बिहेवियर थेरेपी से ही बंद होगा, हमेशा। कुछ भी कर लो उससे बंद होगा। क्या काम कर सकते हो तुम? उस व्यक्ति को कोई क्लब ज्वाइन करा दो, सोशल क्लब, उसे गेम्स में घुसेड़ दो, दिमाग बढ़ जाएगा। मतलब बेसिकली आपको उस पर्सन का ब्रेन जो है वो क्या करना है, चारों तरफ एंगेज रखना है, ये काम करना है, समझ रहे हो? अब नेक्स्ट है आपका इम्प्रूव सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम बढ़ानी है सामने वाले की। राजू अब ऐसा डिप्रेशन में है, अब तुम उसे कैसे सेल्फ स्टीम बढ़ाओगे बताओ? क्या बोलोगे राजू, ताकि उसका सेल्फ एटीट्यूड या सेल्फ स्टीम अच्छी हो जाए? उसको एनर्जी फील दिलवाने के लिए उसको दो तीन बाहरी बातें बोल देंगे कोई। ठीक है, मैं तुम्हारी भारी बातें समझ सकती हूँ, पर ये सब भारी बातें आप लिख नहीं सकते हैं, ठीक है? तो उन बाहरी बातों के अलावा आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि हम राजू को बूस्ट अप कर सकते हैं उसके इमोशनल लेवल पर, ठीक है? ये कंटेंट ना लिखे जो आपने मुझे बताया है, बूस्ट अप लेवल। हाँ, ठीक। ठीक है? मैं राजू को बताऊं ना, नहीं राजू तू कर सकता है, गेम में आगे बढ़ सकता है। अब तुम्हारा अंतर मन जानता है राजू नहीं कर सकता, पर आपको बताना है उसे ऐसा कर सकता है। स्ट्रैटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटी, आपको कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करवानी है राजू से। क्या क्या तरीके की फिजिकल एक्टिविटीज करवाओगे ताकि राजू अच्छे बच्चों की तरह ठीक हो सके? कुछ यहाँ पर इन्होंने दे रखी है, दैट विल बी द 7 एक्टिविटीज। नो 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 नो, 7 नहीं है। अच्छा, दिस इज द लास्ट टॉपिक बेबी, ये हमारा 8 एक्टिविटीज है, 8 एक्टिविटीज आपको करानी है, दिस चैप्टर विल क्लोज, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है? देखिए पहली एक्टिविटी क्या है, कंसिडरेशन ऑफ इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स, उसको बताना है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे मान के चलो राजू का सेल्फ स्टीम मरा पड़ा है, ठीक है, खत्म है, तो तुम उसे क्या बताओगे? यार तेरे में क्षमता है, तू खेल सकता है राजू, कोई दिक्कत नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, मैं भी खेलूंगा तेरे साथ, हम दोनों मिलके भाई भाई खेलेंगे, हम फिर एक ग्रुप बनाए। ये क्या है? आप उस व्यक्ति को ठीक कर रहे हो, कोप अप कर रहे हो। फिजिकल एक्टिविटी मस्ट बी बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट भी होना चाहिए राजू को। ऐसा नहीं है उस बेचारे का मन नहीं है, तुम कह रहे हो नहीं तू चेस खेलेगा राजू, तो खेल सकता है। राजू कह रहा मुझे नींद आ रही है, पर हम लगे पड़े राजू को चेस खिलाने में, ऐसा नहीं हो सकता। प्रीवियस एक्सपीरियंस और उसके लिमिटेशंस को देखते हुए, बच्चे की लिमिटेशंस को देखते हुए हमें उन सब चीजों को ध्यान रखना है। अगर कोई टीचर है, टीचर शुड हैव एक्नॉलेज द डीप नॉलेज ऑफ द लिमिटेशन, टीचर को पता होना चाहिए उसकी डीप नॉलेज क्या, मतलब बच्चे के प्लस क्या है और माइनस क्या है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं, मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, एज अ टीचर एज अ गाइडर, मुझे पता होने चाहिए कि आपके प्लस क्या है आपके माइनस क्या है, ठीक है? प्लस और माइनस, आई एम टॉकिंग अबाउट योर बिहेवियर, ठीक है? जैसे मुझे पता है कि अभी इतना ही हो सकता है कि हम 10-20, नहीं तो हार्डली 10-25 या 30 तक क्लास खींच सकते हैं। अब मैं तुमसे जबरदस्ती करवाऊं, मैं तो एक पन्ना और पढ़ा के रहूंगी, ये नेगेटिव एक्सपेक्ट है। जहां आप जबरदस्ती पढ़ तो लोगे, पर खून कल्पा कल्पा कर समझ कुछ नहीं आएगा और मुझे वो क्लास दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी। इट्स रादर देन कि अभी हमारा चैप्टर खत्म तो हम समराइज कल कर सकते हैं रिवीजन पर्पज से, है ना? तो ये एक फिनोमेना है। मॉडिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट्स, हाँ, मॉडिफिकेशन कर दो जी उसके इक्विपमेंट्स में। इक्विपमेंट रिलेटेड टू एक्टिविटीज शुड बी अकॉर्डिंग द नीड ऑफ चिल्ड्रन, उस बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए इक्विपमेंट। जैसे देखो मान के चलो एक व्हील चेयर बच्चा है, ठीक है, अब उसकी व्हील चेयर नॉर्मल है, ठीक है, अब नॉर्मल व्हील चेयर वाले बच्चे को क्या दिक्कत आती होगी कि उसको ना बार बार कोई एक बंदा पीछे से पकड़ के लेके जाए। इट्स बेटर ना कि हम उसे ऑटोमेटिक व्हील चेयर ला दें, ठीक है, तो ये चीजें ठीक हो सकती हैं। इट शुड बी अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटीज, कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग होता है कि हम उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं। स्पेसिफिक एनवायरमेंट, वो एक एनवायरमेंट भी चाहिए ताकि वो चीजों को मैनेज कर सके, उसका
जो डिसेबल एस्पेक्ट है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो। स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स कैन प्रोवाइड अ स्पेसिफिक एरिया, उनको स्पेसिफिक एरिया दिया जाना चाहिए एज पर द मूवमेंट कैपेबिलिटीज, उनकी मूवमेंट कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग। लाइट साउंड आर द ऑल्सो सिग्निफिकेंट ऑफ मेकिंग, ताकि अच्छी उनके पास लाइट हो, अच्छा उनके पास साउंड हो और अच्छा एनवायरमेंट हो। मॉडिफिकेशन ऑफ रूल्स, आपने जो रूल सेट कर दिए वो पत्थर की लकीर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो मैं नॉर्मल के लिए भी बोलती हूँ कि कोई भी रूल सेट हो गया है किसी के भी थ्रू, तो उसके अंदर मॉडिफिकेशन होना ही चाहिए, होना कंपलसरी ही है। क्योंकि अगर मॉडिफिकेशन नहीं होगा टाइम टू टाइम, तो सामने वाले का मॉरल डीमोरलाइज हो जाएगा। जैसे ही कुछ रीलें मोटिवेट करने के लिए स्क्रोल अप होती हैं, वो ऊपर ही चली जाती है उतनी मोटिवेशन के साथ, 3 सेकंड की मोटिवेशन के साथ, होता है ना। लगता है ना इंस्टाग्राम देख के आज तो एक चैप्टर खत्म कर देंगे, पर जैसे ही इंस्टाग्राम की दूसरी रील आती है फिर हमें लगता है अरे क्या करना खत्म करके, दीदी तो पढ़ाई देगी। डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, अलग अलग तरीके की स्ट्रेटजीज दिखानी है आपको। एज द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स आर डिफरेंट, उनकी नीड्स भी डिफरेंट होती है जी। इट इज एसेंशियल, ये जरूरी है कि टीचर उनकी स्ट्रेटजीज को देखे, उनकी नीड्स को अकोमोडेट करे और उनकी चीजों को विजुअल करे। जब तक कोई बच्चे को विजुअलाइजेशन नहीं मिलेगा तब तक वो चीजें सही से नहीं कर सकता। पॉजिटिव बिहेवियर, मैं तुमसे यही बोलूँ, हाँ मुकुल हम पास होने वाले, हम 60% आएंगे, मुकुल हम पास होंगे, 60% आएंगे। हम भले ही 60% वाली मेहनत कर ले, 55 ले आएंगे, 55 लाके भी संतुष्ट हो जाएंगे। समझ रहे हो, अगर 60 नहीं आए पर हम पढ़ इतने ढंग से रहते कि 55 तो आएगा, ये वाली रेंज बता रही हूँ। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी होना चाहिए। सुपरविजन बाय ट्रेन स्टाफ, और स्टाफ क्या होना चाहिए, ट्रेन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ और मुझे खुद पढ़ना नहीं आता, ये हो सकता है पॉसिबल? हो ही नहीं सकता। तो जो उन बच्चों को देख रहा है वो भी ट्रेन होना चाहिए, उसे उन बच्चों को टैकल करना आना चाहिए। फोकस ऑन क्रिएटिविटी गेम्स, फोकस करो जी कैसे हर एक गेम को, लर्निंग स्किल्स को सोशलाइज कर सकते हैं और नए तरीके से, बस इतना ही है। और अगर इसके अलावा तुम अपनी बुद्धि चला सकते हो तो चलाओ, बट मेरी मानो कैसे लगाओ, टॉपिक कैसे रिवाइज करो, यहाँ पर एक सर्कल बनाओ, हेडिंग डालो, इस समय क्या सीखने को मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये देखने को मिला, ये देखने को मिला, 8 टॉपिक यहाँ, कंटेंट एक पेज में एक कंटेंट खत्म, ऐसे होगा, ठीक है। नाउ दिस चैप्टर इज क्लोज, हमारा 4th चैप्टर फिनिश हो गया है, ठीक है। अब हम कल की क्लास में, अब हम नून वाली क्लास में इस चैप्टर को पहले रिवाइज करेंगे। इस चैप्टर के मैं पहले आपसे डाउट्स लूंगी, कुछ नहीं समझ में आया तो सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम पे जाएंगे तो टॉपिक पे जाएंगे, इसकी बैक एक्सरसाइज और बाकी सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये चैप्टर हमारा यहीं पर फिनिश हो चुका है, मैं समझ कह रहा आया। हूँ इवनिंग वाली क्लास में ना कल चैप्टर समझ में आ गया। मैं कह रहा था इसकी सुबह वाली क्लास में डाउट पूछने को कुछ होंगे तो, और ठीक इवनिंग है। वाली